नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी जो जनरल केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है उसके सेकंड पार्ट के बारे में। और इसमें मैं फिर से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन के साथ इस वाले पार्ट में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पार्ट, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि इस पार्ट में मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लगभग लगभग आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। और बाकी आप थोड़ा इसका जो मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए मैं थ्योरी के पार्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपके थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मैं आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 500 क्वेश्चन तो मैं हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा ही दूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल एएसआई का एग्जाम था, तो एएसआई स्पेशली कंप्यूटर का एग्जाम था, तो मैंने कंप्यूटर के लिए भी कुछ वीडियोस डाले हैं। अभी आगे भी मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा। तो कंप्यूटर लगभग लगभग मैं कंप्यूटर का जो थ्योरी पोर्शन है वो लगभग लगभग मैं पूरा कंप्लीट आपका करवा दूंगा। और बहुत ही जल्द मैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के थ्योरी के जो हैं चैप्टर वो जल्द ही आपके पास लेके आऊंगा, ताकि आपका एक एक डाउट मैं क्लियर कर सकूं। देखिए, आप जब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आप जब देखेंगे तो आपके एक एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जनरल साइंस जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है सब्जेक्ट, वो मैं बहुत आसान आपका बना दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं एक इंजीनियर हूँ। और जैसा कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप सोच सकते हैं कि एक इंजीनियर क्या क्या कर सकता है। देखिए, मैं इंजीनियरिंग का होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये मतलब एक जनरल अवेयरनेस है, एक जनरल नॉलेज है ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं जब पढ़ा सकता हूँ, तो आप एक नॉर्मल, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप 12th बेस पे कोई एग्जाम दे रहे हो, तो क्या आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो? इन सब चीज़ों को आसान बना के पढ़ नहीं सकते हो? तो ये एक बहुत आसान चीज़ है। मतलब जनरली हमें क्या लगता है, जैसे कई लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं मैथ्स की वीडियो भी नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मैं अभी इस स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ ये बहुत अच्छा मैं नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि मुझे माउस से लिखना पड़ता है। लेकिन मुझे एक राइटिंग पैड खरीदना है जो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। राइटिंग पैड लेके आने के बाद फिर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, और भी मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपके लिए काम करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि करीब 3 से 4 लोगों से मेरी बात चल रही जो अपने-अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स या इंग्लिश के एक्सपर्ट्स, तो वो उनसे मेरी बात चल रही है। तो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं वो वीडियो लेके आऊँगा, उनके बनाए हुए, जो आपको एक-एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैं बहुत ही जल्द इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपका भी एक छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, व्हाट्सऐप, फेसबुक ग्रुप, और भी जहाँ-जहाँ आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको मतलब खुल के बता देता हूँ कि आप जो वीडियोज़ देखते हो उससे थोड़ी बहुत मुझे अर्निंग होती है। अगर हम जो एड्स आपके वीडियो पे चलते हैं उस पे मुझे करीब-करीब पॉइंट, एक ऐड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मुझे $0.01 यहाँ से मिलता है एक ऐड के क्लिक पे। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आपके लिए तो देखिए टोटल फ्री है, आपका केवल और केवल डेटा इसमें खर्च होना है, इसके अलावा कुछ भी खर्च नहीं होना है। तो आपकी एक छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी ही चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फ्री में ये सब प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए तो फ्री ही है। और ये जितनी इसमें अर्निंग होती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कोई खास अर्निंग नहीं होती है। तो बस मेरा शौक है, पैशन है पढ़ाने का, इसलिए मैं ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अर्निंग तो एक छोटा सा बस ये है कि चलो कुछ कर रहा हूँ तो कुछ हल्का फुल्का मिल जाता है। तो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो ये पूरी कहानी है, मैंने आपको बता दी है। और मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस चैनल को आगे लेके जाऊंगा, सारे एक्सपर्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपको हर एक जो एग्जाम्स आपके होते हैं उन एग्जाम्स के लिए भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और जैसे फॉर एग्जांपल व्यापम का कोई एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो बहुत जल्द ही मैं इन सबके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए, इनके टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, अब जैसे जनरल मैनेजमेंट है, मुझे जनरल मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे इसका कुछ खास डेटा भी नहीं मिल पाया, नहीं अदरवाइज मैं कोशिश भी करता वीडियोस बनाने की। तो आगे मैं जनरल मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट का ही एक्सपर्ट आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपको सिर्फ जनरल मैनेजमेंट ही पढ़ाएगा। तो इस तरीके से मैं आगे काम करूंगा। चलिए दोस्तों, खैर ये सब चीज़ें तो बातें बाद में होती रहेंगी। हम जल्द ही स्टार्ट करते हैं जनरल केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें मैं आगे आपको 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपके व्यापम के एग्जाम या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम, एसएससी या एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, या कोई भी एग्जाम जहाँ पे जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है, वहाँ आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है जो हमारा, वो है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा। देखिए दोस्तों, ये
क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, ये सब देखते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कॉपर को डिस्कस करते हैं। जिंक और लेड हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे कॉपर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका जो आंसर है वो है जिंक और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब हम कॉपर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। जो कॉपर है ये सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनके फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के अयस्क। और जब इसका निष्कर्षण किया जाता है तो निष्कर्षण करने के पश्चात भी हमें शुद्ध तांबा नहीं मिलता, हमें मिलता है फफोलेदार तांबा। और फिर जब हमें शुद्ध तांबा चाहिए होता है तो हम विद्युत परिष्करण एक मेथड होती है उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। और अगर हम इसकी क्रियाशीलता की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, क्रियाशीलता नहीं बोल सकते हम उसको, हम बोलेंगे कि विद्युत की जो कोई चीज सुचालक है, कोई धातु या कुचालक है, उसके टर्म्स में अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक है। और अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो जो चांदी है आपका, चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है आपका विद्युत का। और चांदी के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है आपका कॉपर का। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग होता है इसका, जैसे आपने कई वायर्स देखे होंगे इलेक्ट्रिक वायर्स, उनमें तो इसका यूज होता ही है। इसके अलावा कैलोरीमीटर जो होता है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो बर्तन वगैरह होते हैं तो वो तो एक यूज उसका है ही। और अगर हम इसके दूसरे अयस्कों की बात करें तो दूसरे जो अयस्क हैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर पायराइट है, CuFeS2। दोस्तों ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद हो जाने चाहिए। कॉपर पायराइट होता है आपका CuFeS2। और ये सबसे ज्यादा तांबा इसी से ही निष्कर्षित करके निकाला जाता है। और ऐसे होता है आपका कॉपर ग्लास, तो कॉपर ग्लास होता है आपका Cu2S। क्यूप्राइट भी होता है जिसको रूबी कॉपर के नाम से भी जानते हैं, ये होता है आपका Cu2O। ऐसे ही आपका मेलिकाइट होता है, वो मेलिकाइट जो होता है Cu2OH2CuCO3, ये होता है आपका मेलिकाइट। ऐसे होता है आपका एजुराइट। एजुराइट जो होता है आपका CuOH2 ये होता है आपका एजुराइट। तो इतने आपके अयस्क होते हैं, जिससे सबसे अच्छा जो अयस्क माना जाता है, जिससे सबसे अच्छा तांबा निकलता है, वो होता है आपका कॉपर पायराइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों देखिए, एक केवल रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्वेत चमकदार। चलिए हम थोड़ा सा मैग्नीशियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मैग्नीशियम होता है इसको लिखते हैं हम Mg से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बिल्कुल जैसा चांदी होता है, चांदी की तरह ही चमकदार उजली एक धातु होती है। और इसके जो अयस्क हैं उसमें प्रमुख अयस्क जो है वो है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट और कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2KCl×6H2O। ये उसका फार्मूला होता है कार्नेलाइट का। और सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम है जो इसी अयस्क से इसका निष्कर्षण सबसे ज्यादा किया जाता है। और दूसरे अगर अयस्कों की हम बात करें तो बहुत सारे अयस्क होते हैं इसके, जैसे एक होता है आपका MgCO3, मैग्नीसाइड, MgSO4×7H2O। ये होता है एप्सोमाइड, जिसको एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं। एप्सोमाइड जिसको एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं। ये फॉर्मूले तो बिल्कुल आप याद कर ही लो, क्योंकि यहाँ से जनरली कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं डोलोमाइट, तो ये होता है आपका MgCO3×CaCO3, ये होता है आपका डोलोमाइट। और Mg2SiO5×MgOH2, ये होता है टेल्क। तो ये भी एक इसका अयस्क होता है। और अयस्क की अगर हम बात करें तो CaMg3SiO3(4), ये जो अयस्क होता है ये होता है एस्बेस्टस। तो ये इतने आपके मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। और इनमें से जो सबसे अच्छा जो अयस्क होता है, जिससे सबसे अच्छा मैग्नीशियम मिलता है, वो होता है आपका कार्नेलाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैग्नीशियम धातु है ये जनरली पाई जाती है, आपको पता होगा जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग होता है, वो हरा रंग होता है उनका क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल ही जो आपका होता है
इसी के अंदर ही आपका, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं, इसी के अंदर आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका देखिए यूज जो होता है, मिश्र, एक तो मिश्र धातु बनाने के लिए इसका यूज होता है, और जो फोटोग्राफी में फ्लैश बल्ब होता है उसके निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थे आपके मैग्नीशियम के सारे पॉइंट। और इसका जो आंसर होगा वो होगा श्वेत चमकदार। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों हम पहले भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिरका जो होता है, सिरका में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, या साइट्रिक या सिट्रिक भी इसको बोला जाता है, सिट्रिक या साइट्रिक, दोनों ही इसके मतलब नाम है। स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग करते हैं। और जैसे अगर हमने यहाँ पे जितनी भी जो आपकी खट्टी चीजें होती हैं उनमें जनरली आपका साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज संतरा हो गया, या जो भी और खट्टी चीजें हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है ये पाया जाता है मेनली मिल्क में, दूध में या दही में, या दूध या दही में ये पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक एसिड जिसका इसको बोला जाता है, एक और इसका नाम जो है वो है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और जो सिरका है, सॉरी मैं यहाँ पे शायद इसको मैंने साइट्रिक अम्ल बता दिया, ये जो सिरका है ये सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और जो साइट्रिक अम्ल है ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। और लैक्टिक अम्ल हो गया, ये दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और अगर हम कुछ और की बात करें, जैसे टार्टरिक जो होता है आपका, टार्टरिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है जैसे आपका इमली में। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आपका अमरूद में, आंवले में। ऐसी ऑक्जेलिक एसिड होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका, ऑक्जेलिक ये पाया जाता है टोमेटो में, टमाटर में। ऐसी एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों के डंक में। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये फिर से एक बार बता दिया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। देखिए तो विजातीय यौगिक है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये होता है आपका हेमीहाइड्रेट जिप्सम, सॉरी हेमीहाइड्रेट CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। और इसको बनाया जाता है जिप्सम के ऊपर गर्म करके। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका CaSO4 × 2H2O। और इसको जो बनाने की जो अभिक्रिया है वो है 2CaSO4 × 2H2O। और इसको गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे। 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है CaSO4 2 × H2O प्लस 3H2O, ये हमको मिल जाता है। और जो आपका यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अगर उपयोग की बात करें तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कई बार देखा होगा, मूर्तियों के जो सांचे होते हैं और जब मूर्तियां होती हैं वो इनसे बनाई जाती हैं। इसके अलावा खिड़कियां या दरवाजे जो होते हैं उनको भी, उनमें जो छेद हो जाते हैं उनको सील करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। जैसे जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है किसी को तो वो कहते हैं ना हम प्लास्टर उसके ऊपर चढ़ा दिया, वो प्लास्टर एक्चुअली यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो ये इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, अगर हम खड़िया की बात करें तो खड़िया भी आपका जिप्सम से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखिए नींबू के रस का पीएच मान वैसे तो होता है 2.4, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर जैसे अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता नन ऑफ दीज तो आपको फिर यहाँ पे लगाना होता नन ऑफ दीज। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो आपको क्लोज टू, वेरी क्लोज टू कौन सा पड़ेगा आपका 2.2, आपको ये लगाना पड़ेगा नींबू के रस का पीएच मान। और नींबू के अलावा और भी कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनके हम पीएच मान के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। तो मधुमक्खी के डंक मार देने से बेकिंग सोडा जो है इसका उपयोग किया जाता है।
और इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है NaHCO3। NaHCO3। और जो यहाँ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है आपका Na2CO3। Na2CO3। ये फॉर्मूले दोस्तों मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले बिल्कुल आपको पता होने चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम क्लोराइड ये तो आपका NaCl ही होता है, तो सबको ही पता रहता है। नेक्स्ट हमारा मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। देखिए, दंत क्षय को रोका जा सके तो उसके लिए हमें यूज करना चाहिए क्षारकीय दंत मंजन। अगर हम अम्लीय दंत मंजन यूज करेंगे तो जो दांतों के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पूछी गई है अधातु, तो सबसे पहले तो आप देख लें कॉपर और सल्फर, ये दोनों तो हैं धातु। आपका नेक्स्ट अधातु है हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सुचालक, तो कौन सा होगा आपका? ग्रेफाइट राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो है सोडियम। जो होता है सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। और अगर हम सोडियम के अदर फैक्ट्स की बात करें तो ये एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है और इसे मतलब ये नेचर में मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। और इसको प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं हम कास्टनर या डाउन विधि। कास्टनर या डाउन विधि से हम इसको प्राप्त करते हैं। और चांदी के समान ये सफेद धातु होती है, चमकदार धातु भी होती है और इसको चाकू से सो काटा ही जा सकता है। और इसका अगर हम प्रयोग की बात करें तो देखिए, कूलेंट जो होते हैं ना, शीतलक, उनमें इसका यूज किया जाता है। नाव की रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। और कृत्रिम रबड़ का जो बहुलीकरण होता है तो उसमें भी उत्प्रेरक के रूप में सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सोडियम लैंप्स होती हैं उनमें तो इसका यूज किया ही जाता है। सोडियम लैंप्स, इतने आपके इसके सोडियम के यूज हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है और अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए प्रकृति में फ्री अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी धातु प्रकृति में फ्री अवस्था में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका जस्ता के अयस्क हैं। तो देखिए, जस्ता के जो अयस्क हैं वो हैं आपका, इसमें से और भी मैं सारे आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि जिंक ब्लेड या जिंक ब्लेडी भी इसको बोलते हैं। और ये होता है आपका ZnS, इसके नाम से ही पता चल रहा है जस्ता होता है आपका जिंक। और इसके और दूसरे अयस्कों की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका ZnCO3 जिसको बोलते हैं हम कैलामाइन, Zn2SiO3। और Zn2SiO3 इसको बोलते हैं हम ब्लेमाइट। और ऐसे ही एक और होता है लाल जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं जिंकाइट, लाल जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये इतने आपके जस्ता के अयस्क होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और ये होता है आपका Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है आपका बॉक्साइट। और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ये तो खैर आपको पता ही है, ये होता है आपका NaCl। और ये सिनेवार नहीं है, एक्चुअली सिनेवार है ये, और जो सिनेवार होता है ये मरकरी का अयस्क होता है। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है आपका HgS, मरकरी का ये अयस्क होता है। नेक्स्ट हमारा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो जब भी एल्यूमिना का अपघटन किया जाता है तो इसके ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। तो राइट आंसर इज डी। और मैं आपको एल्यूमिना के बारे में बता दूं, एल्यूमिना भी आपका जो है ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है और ये पाया जाता है बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम, इन सब आदि इनके फॉर्म में पाया जाता है। और जो आपका बॉक्साइट होता है ये तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। और जो कोरंडम होता है वो होता है आपका Al2O3, ये हो गया आपका कोरंडम। और इसी में अगर 2H2O और लगा दें तो बन जाता है आपका बॉक्साइट।
और ये जो एल्यूमिना होता है आपका, ये एल्यूमिना आपका अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, अर्थात ये क्या हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। और इसका जो उपयोग किया जाता है जैसे कृत्रिम रत्न बनाने में इसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम धातु तो बनाने में इसका उपयोग होता ही है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के जो अन्य लवण हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, और भट्टियों में अस्तर लगाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के इतने सारे आपके उपयोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो देखिए इस्पात में 2% कार्बन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? देखिए ये जितनी भी धातु है ये सब ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है आपका, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सब ऑक्सीजन से आपकी अपक्रिया कर लेती है। लेकिन जो सोना है ये ऑक्सीजन से कभी भी अपक्रिया नहीं करता है, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? देखिए जल में डालने पर वही धातु तैरेगी जो इसका घनत्व उससे कम होगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है आपका, इसका घनत्व कम होता है इसलिए ये तैरने लगता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? देखिए तार खींचना मतलब क्या हो गया आपका, तन्यता, कठोरता, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता मतलब वो कितना आघात सहन कर सकता है, मतलब उस आघात वर्ध्यता से बनता है कि उसकी चादर बनाई जा सकती है। और चालकता तो आपकी है ही, विद्युत की चालक है कि नहीं है। तो ये तार खींचना मतलब हो जाता है आपका तन्यता गुणधर्म। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? तो इनमें से अगर चमकीली अधातु देखी जाए तो वो है आपकी ब्रोमीन। नेक्स्ट है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, और चालक सुचालक दोनों है। देखो इसका जो धातु का बर्तन हम जनरली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। और अर्धचालक की तो खैर यहाँ पे बात ही नहीं है, कुचालक भी हो सकता है और चालक और सुचालक दोनों नहीं होंगे, ये हमेशा सुचालक होगा आपका। नेक्स्ट है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम जैसे सोना है आपका, सिल्वर है, लेड है, तीनों ही जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। पोटेशियम आपका जल के साथ अपक्रिया करती है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों जो भी आयनिक यौगिक होगा उसके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं ये क्षारीय होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है 24 कैरेट का, 22 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो प्योर सोना होता है वो प्योर सोना होता है आपका 24 कैरेट का, और प्योर सोना पूछते तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन चूंकि इसको क्या है, जब भी हमें आभूषण बनाने होते हैं तो उनको एक शेप बनाना पड़ता है उनके लिए, तो शेप आप प्योर सोने से नहीं बना सकते। इसलिए इसमें क्या करते हैं हम, तांबे का कुछ तांबा या कोई और अन्य धातु भी मिला सकते हैं। तो जनरली तांबा ही मिलाया जाता है इसमें। तो तांबा मिलने के बाद फिर उसको एक पर्टिकुलर किसी शेप में हम ढाल सकते हैं। क्योंकि देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने के बाद मतलब सॉफ्ट इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उससे हम आभूषण तो बना ही नहीं सकते हैं। तो उसमें हम तांबा मिलाते हैं। अब तांबा कितना मिला रहे हैं इससे डिसाइड होता है कि वो कितने कैरेट का बन रहा है। और जो जैसे अगर हम 22 कैरेट की बात करें तो मोहरें बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। सोने की जो मोहरें बनती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि 22 भाग आपका ये मिलता है सोना, और 2 भाग मिलता है आपका कॉपर। और ऐसे ही अगर हम 18 कैरेट की बात करते हैं तो 18 कैरेट में हमें टोटल मिला के क्या करना है, 24 बनाना है। तो हम 18 प्लस 6 करेंगे, 24 बन जाएगा। तो 6 भाग अगर हम इसमें हम कॉपर मिला दें, बाकी 18 भाग आपका क्या रहे, सोना। तो ये बनता है आपका आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त। मतलब इसमें कितना 18 भाग मिलाया जाता है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको तो ये गलत होगा। तो 18 भाग इसका सही जवाब होगा। 18 भाग सोना हम उसमें मिलाते हैं, मतलब वो कितने कैरेट का हो गया, 18 कैरेट का
सोना हो जाता है आभूषण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के, देखिए सबसे अच्छे चालक, कम चालक, अचालक, सबसे अच्छे को चालक। तो देखिए सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं और ऊष्मा के साथ साथ ही मतलब टेम्परेचर के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे सुचालक होते हैं, सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये इसका सही जवाब है आपका मरकरी। चलिए मरकरी के बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मरकरी, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरकरी एक धातु है, क्योंकि इसमें देखिए लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु ही हैं। मरकरी भी आपका एक धातु ही है और इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13.6 इसका आपेक्षिक घनत्व होता है और इसके बारे में हम एक फिजिक्स की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। -39 डिग्री सेल्सियस पे ये जमने लगता है। इसलिए जो मैंने आपको बताया था थर्मोमीटर में जो मरकरी का यूज करते हैं हम, तो अगर टेम्परेचर, ऐसे देश या ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर आपका -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पर हम थर्मोमीटर के अंदर कभी भी मरकरी यूज नहीं करते, वहां पर फिर यूज किया जाता है अल्कोहल को। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये आपका नेचर में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, क्विक सिल्वर। और साधारण ताप पर, मतलब अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है। धातु है फिर भी ये आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो शनिवार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शनिवार इसका प्रमुख एस्क है HGS और इससे मतलब ये धातुओं से अभिक्रिया करता है, मतलब धातुओं से मरकरी अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद मिश्र धातु बनाते हैं और ये जो मिश्र धातु बनती है इसको बोलते हैं अमलगम। ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मतलब मरकरी से बनने वाली जो मिश्र धातु होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी अमलगम। और एक ऐसी धातु है लोहा जो अमलगम नहीं बनाती है, तो ये भी पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम विद्युत और ऊष्मा की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर दोनों का सुचालक होता है। अगर इसके उपयोगों के बारे में बात करते हैं तो उपयोग होते हैं इसके, जैसे सोने और चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, धातुओं के अमलगम या मिश्र धातु बनाने के लिए इसका यूज होता है, कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बैरोमीटर और थर्मोमीटर में तो इसका यूज किया ही जाता है। तो ये था आपका मरकरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो आपका मैग्नीशियम नहीं, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन में डुबाकर रखते हैं हमेशा सोडियम को, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? देखिए यहाँ पे अधातु की बात की जा रही है, तो ये होगा इसका आंसर श्वेत फास्फोरस। इसको हमेशा पानी में डुबाकर रखते हैं क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील जो होती हैं तो उनको डुबाकर रखना पड़ता है, अदरवाइज वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, उसके कारण ये क्रिया कर लेती हैं ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर है जो तार के रूप में आपकी उपलब्ध हो जाती है। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं वो भी हम जनरली कॉपर से ही बनाते हैं, बिल्कुल पतले पतले जो वायर होते हैं। एल्यूमिनियम के भी बनते हैं, हालांकि कॉपर के भी बनाए जाते हैं। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है? देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे है आपकी Ag सिल्वर, चांदी। निम्न में से कौन अधातु है? देखिए कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा और सोना, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी अधातु है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनमें से अधातु है, क्योंकि लोहा धातु है, सोना धातु है और कोबाल्ट भी धातु है, तो हाइड्रोजन आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आगे भी मैं जो पार्ट्स लेके आऊँगा इसी तरीके की वीडियो आपको बनाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ।
और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, फेसबुक स्टडी ग्रुप से जुड़ें और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेलीग्राम में सर्च करना है @NS Education और आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी तक जो भी फाइल्स मैंने अपलोड की हैं वो सब आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।